गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में प्रवास के प्रकार और परिभाषाएं पढ़ी थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विश्व में होने वाले प्रवासित प्रतिरूप को पढ़ेंगे और प्रवास के परिणामों को हम देखेंगे, कौन कौन से परिणाम हैं। तो देखते हैं कि जो प्रवास होता है वो हमने परिभाषा तो पढ़ ली, लेकिन अब देखेंगे प्रवास को हम एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या देश के आंतरिक भागों के अंतर्गत देखिए तो मुख्यतया प्रवास को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से अभी मैंने बताया कि एक देश से दूसरे देश के बीच में होने वाला प्रवास क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसको भी हम एक महाद्वीप के आंतरिक भाग और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप यानी अंतर महाद्वीपीय यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने वाला प्रवास और अंतः महाद्वीपीय एक महाद्वीप के आंतरिक भाग में होने वाला प्रवास। विद्यार्थियों देखो, प्रवास कोई सा भी हो, इसके रीजन आपको पता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सारे रीजन प्रवास के, प्राकृतिक या भौतिक, ये सभी रीजन है प्रवास के लिए। मुख्यतः एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर करते हैं तथा दूसरे स्थान से किसी स्थान पर आकर रहने के लिए आकर्षित भी करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। इसमें अंतर महाद्वीपीय और अंतर महाद्वीपीय दो प्रकार के प्रवास है। राष्ट्रीय प्रवास में भी आपके दो प्रकार के, एक तो राज्य के अंतर आंतरिक भाग में और एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो आंतरिक भाग में जो हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, स्थानीय प्रवास। और जो अंतर राज्य है वो क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो ये प्रवास के प्रकार है। हम पढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश हैं जो मुख्य रूप से प्रवासित प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके दौरान हम आज जो आपके यूरोपीय और एशियाई जो क्षेत्र में होने वाला जो प्रवास है उसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं। पहले हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, उसकी हम दो धाराएं, एक तो यूरोपीय प्रवास और एक एशियाई प्रवास, ये दो प्रमुख धाराएं हैं कि प्रवास जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के दौरान एक तो यूरोप के देश जो है उन्होंने प्रवास किया, एक एशिया के देशों ने क्या किया, प्रवास किया। तो सामान्य बात करें कि औपनिवेशिक काल के दौरान सर्वाधिक प्रवास की क्रिया आरंभ हुई। यूरोप वासियों की मैं बात करूं तो सबसे पहले यूरोप वासियों में जो प्रवासित हुए उन्होंने जो प्रवास किया उसका एक रीजन था कि यूरोप में धीरे धीरे जनसंख्या का जैसे जैसे दबाव बढ़ा तो यहाँ पे संसाधनों का अभाव हो गया और संसाधनों का जैसे ही अभाव हुआ तो यहाँ के लोगों ने अन्यत्र क्षेत्रों में क्या किया, प्रवास करना आरंभ कर दिया। इसके पीछे इन लोगों की तकनीकी शिक्षा या तकनीकी ज्ञान वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। इन लोगों के सामने जो उनका तकनीकी ज्ञान था, उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों में अपने निवास स्थान के निर्माण के लिए क्या की, सहायता की। तो ये कहाँ कहाँ गए, जो यूरोपवासी थे वो दो क्षेत्रों में गए। पहले तो गए वो उष्णकटिबंधीय भागों में और दूसरे गए वो शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में।
पहले तो कहा गए उष्णकटिबंधीय भागों में और दूसरे कहा गए वो शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में। तो स्टूडेंट देखना कि जो यूरोपवासी जो थे उन्होंने उष्णकटिबंधीय प्रवास किया और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास किया। तो उष्णकटिबंधीय भाग उनके जलवायु अनुकूलता वाले भाग नहीं थे, इसलिए उष्णकटिबंधीय भागों में केवल उनका उद्देश्य व्यापार करना ही था, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय भाग उनके जलवायु अनुकूलता वाले थे, इसलिए उन्होंने इन भागों में जाकर अपने निवास या स्थायी निवास को क्या किया, निर्मित किया। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से लोग गए और कौन कौन से भाग हैं जहां पर लोग गए। वैसे तो हमने उदाहरण पढ़ा भी था कि यूरोप है वो उत्प्रवासित महाद्वीप है और अमेरिका है वो अप्रवासित महाद्वीप है। तो यहाँ जो देश थे इसमें तटवर्ती भाग है जो ब्रिटेन है, इसके अलावा आपके जर्मनी है, नीदरलैंड है, आपके फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, पुर्तगाल है, आपके स्पेन है। ये जो देश थे इन्होंने प्राय क्या किया, उत्प्रवास किया। और उत्प्रवास का यहाँ जो रीजन था जो इस काल में मध्य काल में किया उनका रीजन था, पहले तो वो आरंभिक में देखें तो नाविक जो लोग थे वो भी कहाँ के थे, पुर्तगाली, स्पेनी, डच, ये आपके क्या थे, नाविक थे। हॉलैंड वासी ये क्या थे, नाविक थे जिन्होंने विश्व के क्षेत्रों को खोज करने के लिए अपने स्थान को छोड़कर विश्व के अलग अलग भागों में जाकर के वो उन खोजों के लिए क्या हो गए, प्रवासित हो गए। फिर इनकी खोजों के साथ साथ ही जो आगे आने वाली पीढ़ियां थी उन्होंने भी क्या किया, अपने क्षेत्र को छोड़ के और अपने आर्थिक, अपने सामाजिक या राजनीतिक विकास के लिए क्या किया, प्रवास किया। विद्यार्थियों हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से प्रदेशों में प्रवास किया। तो इन्होंने सबसे पहले प्रवास किया उष्णकटिबंधीय भागों में। अब आपके सामने जो उष्णकटिबंधीय भाग है वो यही है, 0 से लेकर 30 डिग्री वाला। तो उष्णकटिबंधीय भागों में इन्होंने क्या किया, अमेरिका की जो तट है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कौन से तट, उष्णकटिबंधीय तट है, उन क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया, निवास किया। लेकिन यहाँ निवास का उद्देश्य क्या था, व्यापार था। साथ ही साथ इन्होंने आपके एशिया के जो प्रदेश थे वहां पर भी क्या किया, व्यापारिक आधार पर या आपके रोपण कृषि के अंतर्गत प्रवास किया। इन्होंने इन क्षेत्रों में आपकी रोपण कृषि के अंतर्गत जो भी फसलें हैं जैसे गन्ना है, नारियल है, आपके रबड़ है, ये फसलें हैं उन्होंने क्या की, उत्पादित की। साथ ही औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के लोग, एशिया के लोग इनको बंदी बना करके और यह इन क्षेत्रों में लाते हैं और इन क्षेत्रों में उनको क्या करते हैं, प्रवासित करते हैं। तो इनका एक ही उद्देश्य था, उष्णकटिबंधीय भागों के पीछे क्या करना, उत्पादन करना और लाभ कमाना, क्योंकि ये क्षेत्र उनके अनुकूलतम प्रदेश नहीं थे। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो भी है वो इनके अनुकूलतम थे। क्या थे, अनुकूलतम थे। और इन क्षेत्रों में इन लोगों ने क्या किया, प्रवास किया। और प्रवास का उद्देश्य क्या था, स्थायी निवास करना। क्या था, स्थायी निवास करना। तो इन्होंने यहाँ पर अमेरिका के भागों में, दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में, न्यूजीलैंड के क्षेत्र में क्या किया, स्थायी निवास किया। और 1820 से लेकर 1820 से पहले इनका जो प्रवास था वो नगण्य था, मतलब ज्यादा नहीं था। लेकिन 1820 के बाद 1940 तक इनका प्रवास सर्वाधिक था। इनका प्रवास क्या था, सर्वाधिक था। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये लोग गए और कहाँ गए, अमेरिका वाले क्षेत्र में। और इनका जो प्रवास था
लगभग 6 से 7 करोड़ से भी ज़्यादा था, और अकेला अमेरिका जो लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा प्रवासियों को प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र था, यानी सबसे ज़्यादा प्रवासी है वो कहाँ पर आए, आपकी अमेरिका में आए। कहाँ पर आए, आपके अमेरिका में। सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ आए, आपके अमेरिका में आए। तो क्लियर है। तो सबसे ये जो वाले भाग है कौन कौन से, आपके फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, ब्रिटेन है, स्पेन है, पुर्तगाल है, यहाँ के लोगों ने क्या किया, प्रवास किया। कहाँ किया, अमेरिका में, यानी उष्णकटिबंधीय भागों में, आपके अमेरिका के तटवर्ती भाग और दक्षिणी पूर्वी एशिया के भागों में इन्होंने प्रवास किया। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत इन्होंने जो प्रवास किया वो अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों में प्रवास किया। लेकिन इनका सबसे ज़्यादा प्रवास है वो कहाँ पर है, अमेरिका के अंतर्गत किया गया। तो विद्यार्थियों, ये जो यूरोपीय देशों का प्रवास है वो आपको समझ में आया होगा। रीजन एक ही है। कारण की बात करें तो कारण की बात है संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव और जनसंख्या में वृद्धि। इस कारण से ये लोग हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाने लगे। ठीक है, अब हम दूसरे प्रवास की बात करते हैं, एशियाई प्रवास की बात करें। एशियाई प्रवास है क्या, तो एशियाई प्रवास है एशिया के देश। देखो ग्रिफिथ टेलर हमने पढ़ा भी था, बताया भी था मैंने पिछले वीडियो में। ग्रिफिथ टेलर ने मध्य एशिया को मानव जाति की उत्पत्ति का केंद्र माना। किसको माना, मध्य एशिया को मानव जाति की उत्पत्ति का केंद्र माना। और ये मध्य एशिया का भाग है, इस भाग से लोगों का विभिन्न क्षेत्रों में गमन, लोगों का विभिन्न क्षेत्रों में गमन विश्व में मानव जाति के प्रसार का कारण बना। अब हम देखते हैं एशिया के जो देश हैं वो कौन कौन से देश हैं जो प्रवास करते हैं और कौन कौन से भागों में करते हैं। तो हम बात करें, चीन है, जापान है, चीन है, जापान है और आपके भारत है। चीन, जापान और भारत, ये मुख्य देश जो एशिया के हैं। उन्होंने अपने ही पड़ोसी देशों में, अपने ही पड़ोसी देशों में क्या किया, प्रवास किया। अपने ही पड़ोसी देशों में प्रवास क्यों किया, क्योंकि इनके पड़ोसी देशों में जो जनसंख्या थी प्राय क्या थी, कम थी। प्राय क्या थी, कम थी। इन देशों में जो पड़ोसी देश है इनमें क्या थी, जनसंख्या कम थी। तो हम पहले चीन की बात करते हैं। तो चीन जो है उसने अपने ही क्षेत्र में मंचूरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, इन क्षेत्रों में क्या किया, प्रवास किया। साथ ही साथ चीन ने अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन भागों में भी क्या किया, प्रवास किया। जापान जो है, जापान जो ऐसा क्षेत्र है जो छोटा क्षेत्रफल रखता है और जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, तो जापान ने भी अपने पड़ोसी है जैसे कोरिया है, जैसे मंचूरिया है, ये जो दक्षिणी भाग है दक्षिणी पूर्व एशिया, इसमें इसके साथ साथ जापान ने अमेरिका में भी क्या किया, प्रवास किया। जापान ने अमेरिका के साथ साथ आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी क्या किया, प्रवास किया। भारत की बात करें तो भारत ने भी अपने पड़ोसी जो देश है उन्होंने क्या किया, प्रवास किया। पड़ोसी देशों में क्या किया, प्रवास किया। भारत ने भी क्या किया, पड़ोसी देशों में प्रवास किया। और भारत का जो प्रवास तो एक बहुत ही प्रमुख प्रवास माना जाता है। धार्मिक आधार पे देखें और राजनीतिक आधार पे देखें तो भारत का प्रवास सबसे महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जब विभाजन हुआ था, क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, तो विभाजन के दौरान भारत में जो हिंदू जनसंख्या का प्रवास हुआ और भारत के जो मुस्लिम है वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। ये प्रवास है
वो हम धार्मिक और राजनीतिक दोनों मान सकते हैं। इसके अलावा भारत के लोग कहाँ गए? भारत के लोग जो धार्मिक आधार पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आपके उत्तरी भाग में श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया वाले भाग में ये गए। साथ ही साथ भारत के अधिकांश लोग हैं वो आर्थिक क्रियाओं के लिए सऊदी अरब या पश्चिमी एशिया के भागों में जाते हैं। भारत के लोगों को औपनिवेशिक काल के दौरान बंदी बना करके भारत और अफ्रीका के लोगों को बंदी बनाकर कहाँ ले जाया गया? आपके जो है मेडागास्कर, मॉरिशस, इसके अलावा आपके फिजी द्वीप के अलावा आपके ट्रिनिडाद और टोबैगो, इन प्रदेशों में भारत के लोगों को बंदी बना करके ले जाया गया। तो इस प्रकार हमने यूरोपीय प्रवास देखा और एशियाई प्रवास के अंतर्गत भारत, चीन, जापान ये 3 प्रमुख प्रवासित प्रदेश है। कहाँ कहाँ प्रवासित हुए ये भी हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा प्रवास है, पहला प्रवास हमने क्या देखा? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। कौन सा प्रवास? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत हमने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवासों में यूरोप और एशिया ये 2 तो देख लिए। अब तीसरा देखो आप, अफ्रीका के लोग कहाँ गए? तो अफ्रीका के जितने भी लोग थे भाई, अफ्रीका भी जनसंख्या का एक मूल क्षेत्र है। बोलेगी जो अपने होमोसेपियंस है उनकी उत्पत्ति का हुई है अफ्रीका में हुई है। अब अफ्रीका जो है, ये अफ्रीका के जो लोग हैं इनको भी औपनिवेशिक काल के दौरान बंदी बनाया गया और कहाँ ले जाया गया? अनुकूलित प्रदेशों में ले जाया गया। और अनुकूलित प्रदेश कौन से? आपके एशिया, ये सॉरी उत्तरी अमेरिका, ये आपको क्या है? अनुकूलित प्रदेश है, यहाँ ले जाया गया। और यही जो अफ्रीका के लोग हैं वो अफ्रो अमेरिकन कहलाए। क्या कहलाए? अफ्रो अमेरिकन कहलाए। आप अमेरिका के राजनीतिक जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें अफ्रो अमेरिकन का नाम सुनते हो। तो इनको क्या है? बंदी बना करके ले जाया गया। और इसके अलावा इनको बंदी बनाकर कहाँ ले जाया गया? दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपके जो वेस्ट इंडीज वाले भाग है इनमें इनको बंदी बना करके ले जाया गया। और उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य एक ही था, रोपण कृषि का उत्पादन करना। ठीक है, तो ये आपके अफ्रीका का भाग भी है, इसमें भी है क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ, प्रवास हुआ। ये प्रवास क्या था? बलात् प्रवास था, यानी बल के माध्यम से इन लोगों को क्या किया गया? प्रवासित किया गया। हमारे भारत में भी हम पढ़ेंगे कि प्रवास की धाराएं कौन सी थी। तो आरंभिक प्रवास जो था हमारा भारत का, वो अपनी मर्जी से शिल्प आदि वस्तुएं थी वो हम सिल्क रूट के माध्यम से और यूरोपीय प्रदेश को हम बेचते थे। दूसरा जो प्रवास आया वो हमारा बलात् प्रवास था, यूरोपीय जो लोगों द्वारा जबरदस्ती हमें ले जाया गया बंदी बना करके। तीसरा प्रवास था जो वर्तमान में है वो हमारा कौन सा प्रवास है? शैक्षिक प्रवास है, आर्थिक प्रवास है, जिसके कारण हम अपनी मर्जी से विश्व के विभिन्न भागों में जा रहे हैं आर्थिक क्रियाओं की प्राप्ति के लिए। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बाद जो अगला पढ़ते हैं वो है आपका राष्ट्रीय प्रवास। कौन सा प्रवास? राष्ट्रीय प्रवास। अब हम राष्ट्रीय प्रवास को देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रवास क्या है। राष्ट्रीय प्रवास से जो है एक ही देश के आंतरिक भागों में होने वाला प्रवास राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अब राष्ट्रीय प्रवास को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अंतर राज्य प्रवास और एक स्थानीय प्रवास। अंतरराज्यीय प्रवास का मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवास, और स्थानीय प्रवास का मतलब है एक ही राज्य के आंतरिक भागों में होने वाला प्रवास। ये कौन सा होगा? स्थानीय प्रवास। अब हम बात करें कि अंतरराज्यीय प्रवास है, उसके उदाहरण हम देखें तो अंतरराज्यीय प्रवास के अंतर्गत हमारे भारत की बात में करूं तो भारत में आपके उत्तर प्रदेश है,
बिहार है, राजस्थान है, ये जो राज्य है ये गुजरात, दिल्ली और दिल्ली और आपके महाराष्ट्र में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। प्रवास का रीजन एक ही है, रोजगार। क्या करना, रोजगार की प्राप्ति। भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रवासी है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। सबसे ज्यादा अप्रवासी है वो कहाँ के हैं, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का भारत का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद में बात करूं तो उड़ीसा के लोग हैं, आपके झारखंड के लोग हैं, ये आपके वेस्ट यूपी में, पश्चिमी यूपी में और आपके पंजाब में और हरियाणा में प्रवास करते हैं। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कृषि। विश्व में कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के जो उदाहरण हैं वो देखें तो विश्व में आपके दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पूर्वी भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा भाग, ये पूर्वी भाग है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। और पश्चिमी भाग है, ये आपका वानस्पतिक क्षेत्र है, फसल उत्पादन का क्षेत्र पश्चिमी और औद्योगिक कौन सा है, पूर्वी। अब इसके बीच में पहले ट्रांसपोर्ट का अभाव था। क्या था, ट्रांसपोर्ट का अभाव था। अब जैसे ही ट्रांसपोर्ट का अभाव दूर हुआ तो ये लोग हैं वो इस क्षेत्र में क्या करने लगे, प्रवास करने लगे, क्योंकि यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक हो चुकी थी। सघनतम जनसंख्या प्रतिरूप के कारण इन लोगों ने इन प्रदेशों में, यानी पश्चिमी प्रदेशों में क्या किया, प्रवास किया। ऐसे ही रूस का उदाहरण देखें तो रूस में 1917 के बाद की बात है कि 1917 में रूस का जो भाग है, जहाँ सघनतम जनसंख्या वाला भाग था, उससे पश्चिमी साइबेरियाई प्रदेश और पूर्वी भाग में जनसंख्या क्या कर रही है, प्रवास कर रही है, जनसंख्या स्थानांतरित हो रही है। तो ये क्या है, विश्व के प्रमुख उदाहरण है कि, और रीजन क्या है, रीजन बस आर्थिक कारक है, या क्या आर्थिक कारक है। और भारत में भी क्या था, आर्थिक कारक था, यहाँ भी क्या आर्थिक कारक है। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अंतर्राज्यीय जो प्रवास है उसमें आर्थिक कारक नहीं होकर वहाँ सामाजिक और राजनीतिक कारक भी क्या उत्तरदायी होता है। अब मैं बात करूँ स्थानीय प्रवास की। स्थानीय प्रवास का मतलब है एक राज्य के आंतरिक भाग में जिलों में होने वाला प्रवास। पूरे जिलों में होने वाला प्रवास धार्मिक भी होता है, जिलों में होने वाला प्रवास दैनिक प्रवास भी होता है, इनमें होने वाला प्रवास आपके मौसमिक भी हो सकता है, यानी सामयिक, मौसमिक या ऋतु प्रवास भी हो सकता है। तो धार्मिक आधार है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण है। दैनिक आधार जैसे मुंबई है तो मुंबई के आसपास के लोग हैं वो, दिल्ली के आसपास के लोग हैं वो, हमारे जयपुर के आसपास के लोग हैं वो रोजाना आर्थिक क्रियाओं के लिए आते हैं और जाते हैं। राज्य चयन थोड़ी हुआ, लेकिन वो अंतर्राज्यीय प्रवास, स्थानीय क्षेत्र में एक ही राज्य के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। ऐसे मौसमिक प्रवास है, विशेष जैसे चीनी मिलें हैं उनमें जो श्रमिक है जाते हैं वो क्या है, मौसमिक प्रवास है। तो धार्मिक आधार पे भी लोग जाते हैं। तो ये मुख्य रीजन है जिनके आधार पे स्थानीय प्रवास होता है। स्थानीय प्रवास को जैसे विवाह उपरांत होने वाला प्रवास, ये भी क्या है, स्थानीय। लेकिन विवाह उपरांत होने वाले प्रवास में अंतर्राज्यीय प्रवास, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ये विवाह जो क्रिया है उसके माध्यम से प्रवास होता है। लेकिन सर्वाधिक कहाँ होता है, आपके स्थानीय प्रवास को इन्हीं आधारों पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर और शहर से गांव।
गांव से गांव जो प्रवास है, गांव से शहर की ओर जो प्रवास है, शहर से गांव की ओर, शहर से शहर और शहर से गांव की ओर प्रवास है, ये अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने राष्ट्रीय प्रवास के प्रतिरूप को देखा। अब हम देखते हैं कि जो प्रवास है, प्रवास होता है तो प्रवास होने से कौन कौन से परिणाम, देख प्रवास के कारण तो हमने पढ़े थे कि धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारक, ये सारे कारक है जो प्रवास को क्या करते हैं, घटित करते हैं, प्रवास की क्रिया को संपादित करते हैं। लेकिन अब प्रवास हो गया तो प्रवास से क्या परिणाम सामने आएंगे, रिजल्ट क्या आएगा, प्रवास के परिणाम। देखो प्रवास के क्या परिणाम है वो देखते हैं। प्रवास के कुछ नेगेटिव यानी नकारात्मक परिणाम भी होते हैं तो कुछ सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। कुछ प्रदेश है जिनमें जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था, अगर उस प्रदेश के लोग कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ प्रवास जो है वो जनसंख्या का दबाव कम होता है, तो वहाँ के जो क्षेत्र है उनमें सुधार आता है, तो वहाँ क्या हो गया, सकारात्मक। लेकिन कोई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ऑलरेडी दबाव बना हुआ है, वहाँ भी लोग जा जा के रह रहे हैं तो दबाव और बढ़ गया, तो वहाँ पे भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी ऐसी घटनाएं उत्पन्न हो जाएगी। तो कौन कौन से परिणाम हैं वो देखते हैं। पहला है जनसंख्या का संतुलन बिगड़ना। सबसे पहला परिणाम है कि जब प्रवास होता है तो जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रवास जहां से होता है वो प्रवास होता है अनुकूलतम क्षेत्र में, और जो अनुकूलतम क्षेत्र है वो अनुकूलतम क्षेत्र जनसंख्या के आकर्षण का केंद्र है, और वहां लगातार जनसंख्या आती है तो यहाँ पे संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। और जहां से लोग आ रहे हैं वहां पे क्या आ जाएगी, विरलता, वहां पे क्या आ जाएगी, विरलता। तो यहाँ भी क्या है, संतुलन बिगड़ता है। दूसरा, लिंगानुपात में भिन्नता, क्या आ जाएगी, लिंगानुपात में भिन्नता। हमने पढ़ा था विकासशील देश, विकसित देशों में जब प्रवास होता है तो विकासशील देशों में पुरुष प्रवास करते हैं और विकसित देशों में महिलाएं प्रवास करती है रोजगार के लिए, ठीक है। तो उस स्थिति में आपके विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ता है, विकसित देशों में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ता है। तीसरा है संस्कृति में बदलाव। संस्कृति में बदलाव कैसे होगा कि दूसरे क्षेत्र के लोग आए, वो अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां वो लेकर आते हैं, यहाँ के लोग हैं उनकी सांस्कृतिक गतिविधि अलग है, तो उसके आधार पे दोनों में सम्मिश्रण होता है, तो दोनों ही क्षेत्रों में संस्कृतियों में परस्पर परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें कि कोई भी देश के लोग हैं या किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, वो अपने एक स्थान से जाते हैं दूसरे स्थान पे, तो उनकी भाषा, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, ये सारे तौर तरीके हैं वो जिस स्थान पे जाके रहेंगे धीरे धीरे उस स्थान के अकॉर्डिंग है बदल जाते हैं। XYZ कोई सा भी क्षेत्र है, जहां जाके वो लोग रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये सारे बदल जाएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण है कि जहां जनसंख्या या जहां प्रवास होता है उस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा। ये मैंने अभी बात कही थी आपको, जनसंख्या क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। जनसंख्या के दबाव के साथ साथ उस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी की भुखमरी जो है वैसी जो
विकट समस्याएं आपके सामने आएगी। तो ये सारी समस्याएं उन क्षेत्रों में होगी जहां वो ज़्यादा मात्रा में दबाव जनसंख्या का बढ़ रहा है, लोग अप्रवासित हो रहे हैं। लेकिन अभी मैंने बताया था अपोजिट साइड में क्या होगा, विरलता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? विरलता पाई जाएगी, जो उस क्षेत्र के लिए क्या है, हानिकारक है। क्यों है? क्योंकि एक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या है उसकी क्या हो गई, अधिकता हो गई, लेकिन तकनीकी ज्ञान है उसकी क्या हो गई, अधिकता हो गई। ये पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा हूँ। तकनीकी ज्ञान की क्या हो गई, अधिकता हो गई, लेकिन अपोजिट साइड में हम देखें तो वहां कार्यशील जनसंख्या का अभाव हो गया, तकनीकी ज्ञान का क्या हो गया, अभाव हो गया। तो एक क्षेत्र तो है वो ज्यादा विकसित हो जाएगा, एक क्षेत्र है वो पूरा पिछड़ा रह जाएगा। तो ये भी है वो प्रवास का मुख्य कारण है। तो प्रवास से पॉजिटिव में देखें तो कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जो आई, मान लो जैसे हमारे यूरोपीय संस्कृति आई, तो यूरोपीय संस्कृति ने हमारे क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे बदलाव किए। अगर मान लो कुछ संस्कृतियां ऐसी किसी प्रदेश में आके रहती है तो उन संस्कृतियों का प्रभाव अगर उस प्रदेश में गिर जाता है, अगर संस्कृति कैसी है, सकारात्मक सोच वाली है तो वो क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अगर वो संस्कृतियां नकारात्मक सोच वाली है तो क्षेत्र क्या होगा, उस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार जनसंख्या का एक जो भाग है वो किसी क्षेत्र में जाकर रहता है और वह उस क्षेत्र के तौर तरीकों, रीति रिवाज का अनुसरण करता है या उनके जितने भी क्रियाकलाप है उनका अनुसरण करता है। तो अगर वो क्षेत्र बहुत ही अच्छा है तो वो क्या करेगा, विकसित हो जाएगा। और बाकी अगर वो खराब है तो क्या होगा, वो अपने विकास को नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से इस परिणाम के प्रवास के जो परिणाम है वो सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो प्रवास है उसमें अंतर्राष्ट्रीय आधार पे जो देश है उनमें प्रवास की प्रक्रिया को पढ़ा। राष्ट्रीय प्रवास है वो कितने प्रकार का है वो हमने पढ़ा तथा प्रवास के परिणाम देखे। अगले वीडियो में हम मानव विकास के प्रतिरूपों पढ़ेंगे। धन्यवाद।